हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। जैसा कि आप सभी को पता है, मैंने लास्ट वीडियो बनाई थी जिसके अंदर ईपीएफओ के द्वारा 20 फरवरी 2023 का जो सर्कुलर निकाला गया था, उस सर्कुलर को मैंने डिटेल में समझाया था। उस सर्कुलर की डिटेल में एनालिसिस करी थी इस डायग्राम की मदद से, और इस डायग्राम की मदद से मैंने ये बताया था कि हायर पेंशन स्कीम के लिए कौन एलिजिबल है और कौन एलिजिबल नहीं है। उस वीडियो को डालने के बाद मुझे इतने कमेंट्स आए, लोगों ने अपनी अपनी कंडीशंस बताई कमेंट के अंदर और मुझसे पूछा कि क्या मैं एलिजिबल हूं या नहीं, मेरी एलिजिबिलिटी बताइए। वैसे तो मैं आपको ये कमेंट्स अभी दिखाऊंगा, लेकिन ऐसा क्यों हुआ? बेसिकली ईपीएफओ ने जो है ना, इसकी जलेबी बना दी है। ईपीएफओ ने इसकी जलेबी ऐसी बनाई कि जितने भी व्यूअर्स हैं जो हायर पेंशन स्कीम को लेना चाहते हैं, उनको ये समझ में ही नहीं आ रहा कि मैं एलिजिबल हूं या नहीं। तो उन्हें ये पता ही नहीं चल पा रहा उन्हें कौन से रास्ते से निकलना है, कौन से दरवाजे से जाना है, उनको ये नहीं पता। वैसे तो जब से ये ईपीएस की स्कीम आई है, मैंने पूरी कोशिश करी है कि भाई आपको डिटेल में समझाया जाए। मैंने इसके ऊपर 5 वीडियो बनाई है। भाई पहली वीडियो में मैंने सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर को एक्सप्लेन किया था। दूसरी वीडियो में यह बताया था हायर पेंशन ऑप्शन अच्छा है या बुरा, मैंने एक रफ कैलकुलेशन ली थी। थर्ड वीडियो में मैंने डिटेल में कैलकुलेशन बताई थी कि अगर आप हायर पेंशन ऑप्शन में जाते हैं तो आपको कितना पैसा देना है, यानी कि आपका एम्प्लॉयर का जो कंट्रीब्यूशन है वो कट करके पेंशन फंड में जाएगा और कितना जाएगा, ये सारी चीजें मैंने इसमें बताई थी। फ्यूचर में आपको कितनी पेंशन मिलेगी ये भी मैंने बताई थी। इस वीडियो के अंदर एक एक्सेल शीट बनाई गई थी, जो एक्सेल शीट अच्छे से चल रही है, मतलब सभी लोगों तक पहुंच रही है। जो लोग मुझे व्हाट्सएप कर रहे हैं, मैं उन सभी को वो एक्सेल शीट प्रोवाइड कर रहा हूं। अगर आपको ये एक्सेल शीट चाहिए तो आप जो है टेलीग्राम पर चैनल ज्वाइन कर सकते हैं S2 इन्फो के नाम से। वहां पर आपको ये एक्सेल शीट इजिली मिल जाएगी, इजिली अवेलेबल है ये वाली एक्सेल शीट। इसके बाद मैंने वीडियो नंबर 4 बनाई थी, जिसके अंदर ये बताया था कि भाई 5 ऐसी कंडीशंस बताई थी कि जिनको हायर पेंशन ऑप्शन ऑफ नहीं करना चाहिए। कौन लोग हैं ऐसे? ये जो है 5 कंडीशन की मदद से मैंने बताया था। इसके बाद वीडियो नंबर 5 बनाई थी, जो कि लेटेस्ट सर्कुलर आया था ईपीएफओ का 20 फरवरी 2023 को, और इस सर्कुलर को मैंने इस डायग्राम की मदद से बहुत ही बखूबी एक्सप्लेन किया था। बहुत सारे लोगों को तो ये समझ में आ गया कौन एलिजिबल है और कौन नहीं, लेकिन अभी भी बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिनको ये समझ में नहीं आया कि हम जो है हायर पेंशन स्कीम के लिए एलिजिबल है या नहीं। आप कमेंट देख करके आप ये पता लगा सकते हो। देखिए, किसी ने मुझे कमेंट किया 1995 में मेरा डीए प्लस बेसिक 4000 था, रिटायरमेंट के समय 2017 में बेसिक और डीए जो है कितना हो गया 60,000, क्या मुझे उच्च पेंशन मिल सकती है? तो आप सोचिए, उस वीडियो के अंदर मैंने इतने डिटेल में समझाया था, लेकिन फिर भी लोगों के डाउट क्लियर नहीं हुए, क्योंकि ईपीएफओ ने जलेबी ही ऐसी बनाई है। अब इस जलेबी को थोड़ा सीधा करेंगे आज की वीडियो में। मैं आपके सामने 7 केस बताऊंगा, 7 केस स्टडी करेंगे, 7 केस स्टडी करेंगे, और उन केस स्टडी की मदद से हम ये समझेंगे कौन एम्प्लॉय एलिजिबल है और कौन एलिजिबल नहीं है। आपको वीडियो लास्ट तक देखनी है। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना है, वीडियो को लाइक करना है और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करना है। तो चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं। ये आप कमेंट देख रहे हैं, ये सिर्फ यही कमेंट नहीं है। अगर आप इस वीडियो के अंदर जाओगे तो 100 कमेंट आपको इस तरह के मिलेंगे कि ये जो मुझसे पूछ रहे हैं कि सर हम एलिजिबल है या नहीं, वो अपनी कंडीशंस बता रहे हैं। चलिए, इस वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बता देता हूं, जब मैं 7 केस बताऊंगा, उन 7 केस को बताने से पहले आपको जो 20 फरवरी 2023 का जो सर्कुलर आया है, उस सर्कुलर में सीरियल नंबर 5 में जितनी भी कंडीशंस यहां लिखी है, ये आपको समझनी है। पहली कंडीशन ये है कि जो एम्प्लॉय और एम्प्लॉयर का जो कंट्रीब्यूशन है, जो पैराग्राफ 26(6) है किसका? पीएफ ईपीएफ स्कीम का। ध्यान रखना, ईपीएफ स्कीम का, पेंशन स्कीम का नहीं, ईपीएस 95 का नहीं, ईपीएफ स्कीम का। उसके अंदर जो आपका पीएफ कट रहा है, उसके अंदर जो पीएफ कट रहा है वो आपकी हायर वेज पर हो, यानी कि आपकी जो सैलरी है वो सीलिंग लिमिट से ज्यादा हो, 5,000 और 6,500 की सीलिंग लिमिट से ज्यादा हो, यानी कि आपका जो बेसिक और डीए है वो 5,000 और 6,500 से ज्यादा होना चाहिए, और उसके ऊपर पीएफ कटना चाहिए। ये पहली कंडीशन है। इसी के आगे लिखा है एंड
एंड डिड नॉट एक्सरसाइज जॉइंट ऑप्शन, उसने जॉइंट ऑप्शन पहले ऑप्ट नहीं किया होना चाहिए या नहीं किया होगा, तो वो अभी अप्लाई कर सकता है। तीसरी कंडीशन लिखी हुई है कि वो 1/9/2014 से पहले भी एम्प्लॉय हो, 1/9/2014 पर भी एम्प्लॉय हो और 1/9/2014 के बाद भी एम्प्लॉय हो। ये तीनों कंडीशन बहुत ही इंपॉर्टेंट है आज की इस वीडियो को फिर से समझने के लिए। जो मैंने लास्ट वीडियो में बनाया था ये डायग्राम, इस डायग्राम में ये ऊपर की जो 3 लाइनें हैं, आज की वीडियो में इनका कोई रिलेवेंस नहीं है, आपको इसको ध्यान नहीं देना। सारी कहानी ये ग्रीन कलर वाली लाइन से शुरू होगी और इस ग्रीन कलर वाली लाइन से ही हम इसको समझेंगे। अगर किसी को ये डायग्राम समझने में दिक्कत आ रही है तो आप मेरी वो प्रीवियस वीडियो देख सकते हैं, वीडियो नंबर 5। अब आगे बढ़ते हैं। आपको पता है मैंने जब फर्स्ट वीडियो बनाई थी, तो जब मैं अब इसमें मैं केस स्टडी करूंगा, तो इस फर्स्ट वीडियो में मैंने कुछ बताया था, ये सारी चीजें बताई थी कि भाई जो आपका जो पेंशन कटेगा, जो पेंशन डिडक्ट होगा 416 रुपए, ये कब से डिडक्ट होगा? 1/10/1994 से। और 541 कब डिडक्ट होगा? 1/6/2001 से। और 1250 कब होगा? 1/9/2014 से। बेसिकली ये जो अमाउंट है क्या है? 8.33% ऑफ 5000। 541 का 8.33% ऑफ 6500। 8.33% जो है किसका है? 15000 का। ये जो है सारी चीजें मैंने फर्स्ट वीडियो में कवर करी थी और आज की केस स्टडी को समझने के लिए ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना। तो अब जो केस स्टडी हम करने वाले हैं, ये आपको एक तो ये वाली जो स्लाइड है ये आपको ध्यान से समझनी है। सीरियल नंबर 5 की जो तीनों पॉइंट है ये और ये आपके माइंड में फिट होना चाहिए। अब आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले केस नंबर 1 लेंगे। केस नंबर 1 क्या है? ईपीएफ डिडक्शन ऑन एक्चुअल वेज। हम ये मान रहे हैं कि जो पीएफ का डिडक्शन है वो एक्चुअल वेज पर हो रहा है और जो वेज है वो लेस देन सीलिंग लिमिट है। भाई सीलिंग लिमिट हमारी क्या थी? 5000 और 6500। 26(6) जो क्लॉज था उसके हिसाब से ईपीएफ स्कीम के अंदर जो सीलिंग लिमिट थी वो 5000 और 6000 थी, 6500। तो जो वेज है वो उससे कम है, ये ध्यान रखना। और एक्चुअल पर डिडक्शन हो रहा है, यानी कि एक्चुअल जो भी अगर मान लो 3000 है तो 3000 पर डिडक्शन हो रहा है। तो इस केस 1 में जो हमारा हीरो है मिस्टर सोमू, मिस्टर सोमू जो है 1/1/1995 को कंपनी ज्वाइन करते हैं और उस समय इनका वेज होता है यानी कि बेसिक प्लस बीए 3000 रुपए। ध्यान दीजिएगा यहां पर 3000 रुपए जो है आपके 5000 जो सीलिंग लिमिट है उससे कम है, ये आपको याद रखना है। इसके बाद मिस्टर सोमू की जो सैलरी है 1/1/1999 को बढ़ करके 5000 हो जाती है। ये जो 5000 है जो सीलिंग लिमिट है 5000 रुपए उसके बराबर है, उससे ज्यादा नहीं है। इसके बाद जो है मिस्टर सोमू की जो सैलरी 1/1/2007 को बढ़ करके 20,000 हो जाती है। 20,000 यहां पर हो गई। इसके बाद 1/1/2014 को इनकी सैलरी 45,000 हो जाती है। इसके बाद 31/12/2023 को इनका रिटायरमेंट है और इनकी सैलरी उस समय 65,000 रुपए है। तो यहां पर 45,000, यहां 65,000, यहां पर 20,000, यहां 5,000, यहां 3,000। अब मिस्टर सोमू के सामने 2 सवाल है। अब मिस्टर सोमू कहां फिल होंगे ये देखेंगे, कहां पर खड़े हैं, कहां स्टैंड करेंगे समझेंगे। क्वेश्चन नंबर 1 ये है, क्या मिस्टर सोमू हायर पेंशन स्कीम के लिए एलिजिबल है? दूसरा, अगर एलिजिबल है तो कहां से एलिजिबल है, यानी कि किस टाइम पीरियड से ये एलिजिबल है। अब इसको ध्यान से समझेंगे। ये सारी जो चीजें हैं ये लॉजिक से चल रही हैं, यहां पर लॉजिक भी फिट होंगे और वो 3 जो कंडीशन मैंने बताई है सीरियल नंबर 5 की वो भी फिट होंगी। तो पहली कंडीशन अगर आप देखेंगे तो देखिए यहां पर जो वेज है, यहां पर जो वेज है 3000 है भाई, जबकि ये जो वेज होना चाहिए था 5000 से ऊपर होना चाहिए था। इसका मतलब ये हायर पेंशन के लिए यहां पर एलिजिबल नहीं है। अगर हम यहां आ जाए 1/1/1999 में तो यहां पर भी हायर पेंशन जो है एलिजिबल नहीं है क्योंकि इनकी जो वेज है वो 5000 रुपए है, 5000 रुपए से ज्यादा नहीं है। तो जब यहां पर 5000 रुपए से ज्यादा नहीं है, यहाँ तीन यहां भी 5000 रुपए से ज्यादा नहीं है, तो इनका जो पेंशन कटेगा वो इस एक्चुअल पे ही निकाला जाएगा, यानी कि 8.33% ऑन 3000। ध्यान रखना 416 मत कर देना, 8.33% ऑन 3000। यहां पर भी 8.33% किस पर? 5000 पर। तो यहां पर यही वाली वैल्यू हो जाएगी 416। बहुत बढ़िया। इसके बाद मिस्टर सोमू की यहां पर सैलरी बढ़ जाती है 20,000 रुपए हो जाती है। वेरी गुड। जैसे ही मिस्टर सोमू की सैलरी 6500 से ऊपर हो गई, 5000 से भी ऊपर है, 6500 से भी ऊपर है, तो 20,000 हो गई। भाई ये 20,000 हो गई यानी कि इनकी जो सीलिंग लिमिट से ज्यादा हो गई इनकी सैलरी। अब यहां पर जो इनका पीएफ कटेगा वो 12% के हिसाब से कटेगा। यहां पेंशन बताई थी मैंने,
अगर यहां पर पीएफ कटेंगे, यहां पर पीएफ जो कटेगा एक्चुअल पे कट रहा था, और यहां जो पीएफ कटेगा 12% के हिसाब से अगर काटेंगे तो वो हायर सैलरी पर कट रहा है। इसका मतलब यहां पर हायर सैलरी पर कट रहा है, और ये जो सैलरी है 5,000 और 6,500 की सीलिंग लिमिट से ज्यादा है। इसका मतलब मिस्टर सोमू यहां से एलिजिबल हो जाते हैं हायर पेंशन स्कीम के लिए। इससे पहले वो हायर पेंशन स्कीम के लिए एलिजिबल नहीं होंगे, क्योंकि इनकी जो वेज है वो ऑलरेडी हायर पेंशन सॉरी जो वेज सीलिंग थी 5,000 और 6,500 उससे कम है। तो यहां से यानी कि 1/1/2007 से मिस्टर सोमू जो है एलिजिबल होंगे हायर पेंशन स्कीम के लिए। अब ये कब तक एलिजिबल होंगे? अब देखो 1/1/2014 से पहले यानी कि इनकी जॉब है, 1/1/2014 में भी इनकी जॉब है, और 1/9/2014 के बाद भी इनकी जॉब है, यानी कि 1 सितंबर 2014 से पहले, 1 सितंबर 2014 और 1 सितंबर 2014 के बाद तीनों कंडीशन में ये जॉब कर रहे हैं। इनका जो पीएफ कट रहा है वो हायर सैलरी पर कट रहा है भाई। इनकी इस 26(6) जो क्लॉज है उसके हिसाब से हायर सैलरी पर इनका पीएफ कट रहा है। तो इसका मतलब ये हुआ यहां से हायर पेंशन स्कीम के लिए एलिजिबल होते हैं। जो भी कैलकुलेशन होगी वो यहां से यहां तक चलेंगी, और इनका जो रिटायरमेंट मैंने लिया है 31/12/2023 में लिया है। अब इस पीरियड में यहां से यहां तक यानी कि 1/1/1995 से यहां तक 1/1/2007 तक ये हायर पेंशन के लिए एलिजिबल नहीं है, लेकिन इनको पेंशन मिलेगी। और इनको पेंशन कैसे मिलेगी? 8.33 ऑफ 3,000, 8.33% ऑफ 5,000, यानी कि जो भी आप परसेंटेज निकालोगे वो इन सैलरीज पर निकालोगे, और जो भी वैल्यूज आएगी उसके हिसाब से यहां तक जो है पेंशन बनेगी। 1/1/1995 से 1/1/2007 के बीच में पेंशन इनकी बनेगी। तो अब आपको ये समझ में आ गया कि ये हायर पेंशन के लिए एलिजिबल है भाई। पहली कंडीशन यही थी कि इनकी जो सैलरी होनी चाहिए 5,000 6,500 से ऊपर होनी चाहिए। क्लियर है? दूसरा 1/9/2014 से पहले भी जॉब है, 1/9/2014 पर भी जॉब है, उसके बाद भी जॉब है। तो इसका मतलब ये हुआ ये जो है हायर पेंशन के लिए एलिजिबल है, लेकिन कहां से? 1/1/2007 से। 1/1/2007 से पहले ये हायर पेंशन के लिए एलिजिबल नहीं है। कहने का मतलब एलिजिबल का मतलब यहां पर ये कह सकते हैं कि प्रोरेटा बेसिस पर कैलकुलेशन हो रही है इनकी। यहां से शुरू होगी इनकी हायर पेंशन की कैलकुलेशन। ये जो है पहला केस था जिसके अंदर मैंने ये बताया कि जो ईपीएफ डिडक्शन है वो एक्चुअल वेज पर हो रहा है, और जो है वेज लेस देन सीलिंग लिमिट है। तो अब केस नंबर 2 पर चलते हैं। केस नंबर 2 का हीरो है मिस्टर मोमू। मिस्टर मोमू जो है इन्होंने भी 1/1/1995 में कंपनी ज्वाइन करी, लेकिन इनकी जो सैलरी है यहां पर 6,000 रुपए है। ध्यान दीजिएगा 5,000 रुपए की सीलिंग लिमिट से ज्यादा है। फिर 1/1/1999 में जो इनकी सैलरी है वो है 10,000 रुपए। ये जो है 6,500 से ऊपर है भाई। 5,000 और 6,500 की जो सीलिंग लिमिट है उससे ज्यादा है इनकी सैलरी। 1/1/2007 में 35,000, 1/1/2014 को इनकी 65,000, और जो है 31/12/2023 को इनकी जो सैलरी है वो कितनी है? 90,000। तो अब यहां से आप देख सकते हो बहुत ही आराम से कि क्या ये एलिजिबल है। देखो 1/1/1995 पे इनको 6,000 है, तो इनका जो ईपीएफ या पीएफ कटेगा वो 12% जो है इसके ऊपर निकाल देंगे। तो यानी कि पीएफ जो कट रहा है या 26(6) वाला जो क्लॉज है उसके अंदर जो पीएफ कटेगा 12% वो हायर सैलरी पर कट रहा है। यहां पर भी 12% जो पीएफ निकालेंगे वो हायर सैलरी पर कट रहा है। यहां पर भी हायर सैलरी, यहां पर भी हायर सैलरी, यहां भी हायर सैलरी। इसका मतलब मिस्टर मोमू जो है यहीं से एलिजिबल है हायर पेंशन स्कीम के लिए। क्या ये बात क्लियर है? अगर हम ये बोले क्या मिस्टर मोमू एलिजिबल है? बिल्कुल एलिजिबल है जी। यहां से स्टार्ट होगी इनकी कैलकुलेशन, और ये 1/9/2014 से पहले जॉब पर है, 1/9/2014 के बाद भी जॉब पर है। इसका मतलब मिस्टर मोमू जो है एलिजिबल है हायर पेंशन स्कीम के लिए। और कहां से? 1/1/1995 से लेकर के 31/12/2023 तक के लिए। उम्मीद करता हूं आपको केस नंबर 2 भी अच्छे से समझ में आ गया होगा। आपको ये ध्यान रखना ईपीएफ स्कीम के अंदर आने चाहिए। अब बात करते हैं केस नंबर 3 की। ईपीएफ डिडक्शन ऑन सीलिंग। जो ईपीएफ डिडक्शन है वो सीलिंग पर हो रहा है, लेकिन वेज जो है ज्यादा है सीलिंग से। भाई मेरी वीडियो जो बनी थी उस वीडियो में कुछ कमेंट्स ऐसे भी थे जो ये बोल रहे थे सर हमारी सैलरी तो 20,000 है, लेकिन हमारा जो पीएफ कट रहा है वो सीलिंग लिमिट पर कट रहा है। अब मैंने वही केस यहां पर लिया है। यहां पर आते हैं मिस्टर टोमू। मिस्टर टोमू जो है इनकी वेज है 6,000 रुपए 1/1/1995 को, लेकिन इनकी सैलरी तो 6,000 है, और इनका जो पीएफ कट रहा है वो 6,000 पर नहीं कट रहा,
इनका जो पीएफ कट रहा है वो जो है 12% किसके ऊपर कट रहा है, 5,000 पर, यानी कि जो सीलिंग लिमिट पर इनका पीएफ कट रहा है, ये आपको याद रखना है। इनका जो पीएफ कट रहा है 12%, वो इस 6,000 पर नहीं कट रहा, सीलिंग लिमिट पर कट रहा है। जब पीएफ सीलिंग लिमिट पर कट रहा है तो पेंशन भी सीलिंग लिमिट पर कटेगी, 8.33% ऑन 5,000 यानी कि 416 रुपए। बिल्कुल ऐसे ही यहां पर भी सीलिंग लिमिट पर कट रहा है, बिल्कुल यहां भी सीलिंग लिमिट, यहां भी सीलिंग लिमिट, यहां से भी सीलिंग लिमिट। इसका मतलब यह है मिस्टर टोमो जो है, इनकी जो वेज है वो सीलिंग लिमिट से तो ज्यादा है, लेकिन इनका जो पीएफ कट रहा है ईपीएफ स्कीम के अंदर ये जो आ रहे हैं, जो कंपनी वालों ने क्या किया, इनका जो पीएफ है वो 12% जो काटा वो सीलिंग लिमिट पर काटा, इनकी एक्चुअल सैलरी पर नहीं काटा। इसका मतलब ये हुआ, अगर हम क्लॉज नंबर 5(3) यानी कि जो सीरियल नंबर 5 है उसका जो फर्स्ट पॉइंट पढ़ेंगे, ये जबकि बोला गया है कि जो ईपीएफ स्कीम के अंदर जो भी डिडक्शन होगा वो सैलरी जो होगी एक्सीड करनी चाहिए सीलिंग लिमिट से ज्यादा, जबकि इनका क्या कर दिया, इनका तो 5,000 6,500 की सीलिंग लिमिट पर ही पीएफ काट दिया, जबकि पीएफ कटना था एक्सीडिंग सैलरी पर। ठीक है, तो मुझे उम्मीद है कि आपको ये जो केस नंबर 3 है मिस्टर टोमो का, ये अच्छे से क्लियर हो गया होगा। इसका मतलब क्या मिस्टर टोमो एलिजिबल है पेंशन के लिए? आप खुद सोचिए, जब इनका जो पीएफ स्कीम के अकॉर्डिंग पीएफ कट रहा है वो सीलिंग लिमिट पर कट रहा है, हायर सैलरी पर नहीं कट रहा, तो वो जो पहली कंडीशन है वही फेल हो गई। जब पहली कंडीशन फेल हो गई तो मिस्टर टोमो जो है एलिजिबल नहीं है। ये था केस नंबर 3। अगर हम केस नंबर 4 की बात करें, केस नंबर 4 क्या है, ईपीएफ डिडक्शन और एक्चुअल वेज, वेज मोर देन सीलिंग और डेथ बिफोर 1/9/2014। भाई ये मैंने केस लिया, यहां पर भी मैं इसकी केस स्टडी कर रहा हूं। केस नंबर 4 में मिस्टर डोपू है, डेथ हो गई इनकी पहले, डोपू यानी कि डेथ हो गई इनकी पहले। भाई मिस्टर डोपू जो है ये 1995 में, ये जो डेट है यहां पर ध्यान रखिएगा, 1/1/1900 जो डेट वहां थी वही समझ लीजिएगा, 1/1/1995 में इनका बेसिक प्लस डीए 6,000 रुपए था। तो यहां पर जो है इनका जो ईपीएफ डिडक्शन हो रहा है वो एक्चुअल वेज पर हो रहा है। देखिए वेज जो है ज्यादा है, 5,000 से ज्यादा, 10,000, यहां पर 6,500 से ज्यादा, तो जो वेज है वो ज्यादा है सीलिंग लिमिट से। जब वेज सीलिंग लिमिट से ज्यादा है तो इनका जो पीएफ है वो मैक्सिमम कट रहा है। भाई इनका पीएफ जो है मैक्सिमम कट रहा है, लेकिन भाई ऊपर वाले की जो है क्या बोले, उसकी वजह से जो है मिस्टर डोपू जो है इनकी डेथ हो जाती है यहां पर, यानी कि 1/9/2014 से पहले ही इनकी डेथ हो जाती है। अगर इनकी डेथ यहां पर हो गई तो अब पहली जो सीरियल नंबर 5 का तीसरा क्लोज अगर आप पढ़ोगे तो उसमें बोला गया है कि जो जॉब है वो 1/9/2014 से पहले होनी चाहिए, 1/9/2014 में भी होनी चाहिए, 1/9/2014 के बाद भी होनी चाहिए। इसका मतलब ये है कि ये तो यहां पर रिटायर, ये तो इनकी तो डेथ हो गई, तो इसका मतलब ये पेंशन स्कीम से एग्जिट कर गए यहीं पर। तो जब यहां पर ये एग्जिट कर गए तो ये हायर पेंशन स्कीम के लिए एलिजिबल नहीं है। हाँ, लेकिन पेंशन के लिए एलिजिबल है। जो पेंशन इनको मिलेगी वो नॉर्मल वैसे ही मिलेगी जो सीलिंग लिमिट के हिसाब से चल रही थी, 416 रुपए, 541 रुपए। यहां पर जो है अब आपको ये देखना है कि भाई जैसे यहां से यहां तक 416 रुपए, यहां से यहां तक जो है 541 रुपए के हिसाब से चलेगी, यानी कि 1/6/2001 से यहां तक है ना, जब इनकी डेथ होती है उस पीरियड तक 541 रुपए के हिसाब से डिडक्शन होगा। लेकिन हायर पेंशन के लिए एलिजिबल नहीं होंगे क्योंकि 1/9/2014 से पहले ये एक्सपायर कर गए, उसके बाद इनकी जॉब नहीं है, इसीलिए यहां पर ये एलिजिबल नहीं है। मिस्टर डोपू जो है एलिजिबल नहीं है, तो इसका मतलब कुछ डेट से एलिजिबल होंगे, ये क्वेश्चन भी ये जो है सही नहीं है, इस क्वेश्चन की बात ही नहीं होती है। ये था केस नंबर 5। अब आते हैं केस नंबर 4। अब केस नंबर 5 पर आते हैं, ईपीएफ डिडक्शन और एक्चुअल वेज। भाई ईपीएफ का डिडक्शन एक्चुअल वेज पर हो रहा है, लेकिन वेज जो है मोर देन सीलिंग लिमिट है, और जो डेथ होती है वो आफ्टर 1/9/2014 होती है। इस केस को भी समझते हैं। मिस्टर डोपू यानी कि जिनकी डेथ बाद में होगी, मिस्टर डोपू जो है 1/1/1995 में कंपनी ज्वाइन करते हैं। यहां पर इनकी जो सैलरी है बेसिक प्लस डी है वो 6,000 रुपए है, जो कि 5,000 रुपए से ज्यादा है। यहां पर जो इनका पीएफ डिडक्शन हो रहा है वो 12% ऑन दिस हो रहा है, इसका मतलब हायर सैलरी पर डिडक्शन हो रहा है, इसका मतलब ये एलिजिबल है, ये यहीं से एलिजिबल है। अब जब यहां जाते हैं इनका वेज जो है ये होता है 10,000 रुपए, ये भी जो है सीलिंग लिमिट से ज्यादा है,
और 12% के हिसाब से अगर इनका पीएफ काटा जाए तो वो भी हायर सैलरी पर हो रहा है। तो इसका मतलब 1/1/1995 से ही मिस्टर डोबू जो है एलिजिबल है, ठीक है। और जब इनकी डेथ होती है, इनकी डेथ हो जाती है मान लो 31/12/2022 को, जब इनकी डेथ होती है तब इनकी जो सैलरी थी उस समय 70,000 रुपए थी, और यहां पर भी हायर वेज पर ही इनका पीएफ में डिडक्शन चल रहा था। तो इसका मतलब यह है, क्या ये हायर पेंशन स्कीम के लिए एलिजिबल है? जी हाँ, बिल्कुल एलिजिबल है, क्योंकि इनका जो पीएफ का डिडक्शन हो रहा था वो 5,000 और 6,000 की जो सीलिंग लिमिट थी उससे ज्यादा की सैलरी पर हो रहा था। दूसरा जो है ये 1/9/2014 से पहले भी जॉब पर है, 1/9/2014 में भी जॉब पर है, और 1/9/2014 के बाद भी जॉब पर है। इसका मतलब ये हायर पेंशन स्कीम के लिए एलिजिबल है। क्लियर है? तो मैं उम्मीद करता हूं आपको केस नंबर 5 भी अच्छे से समझ में आ गया कि भाई आपको कैसे करना है। जब ये हायर पेंशन स्कीम के लिए एलिजिबल है तो यहां से यहां तक की जो भी कैलकुलेशन होगी, वो कैलकुलेशन करने के बाद जो भी एम्प्लॉयर का कंट्रीब्यूशन आएगा विद इंटरेस्ट, यानी कि जो डिफरेंशियल अमाउंट आएगा, वो जो डिफरेंशियल अमाउंट मैंने वीडियो नंबर 3 में कैलकुलेट किया था उसी तरह से आप भी कैलकुलेट करेंगे, और जो डिफरेंशियल अमाउंट आएगा वो पेंशन फंड में चला जाएगा। वो आपको पेंशन फंड में डालना है, तभी आपको हायर पेंशन मिलेगी। तो ये था केस नंबर 5। आगे बढ़ते हैं केस नंबर 6 और 7 में, जिसके अंदर हमने लिया है वीआरएस, यानी कि वॉलंटरी रिटायरमेंट स्कीम। वीआरएस के हिसाब से जो है हम यहां पर समझेंगे, मैंने यहां पर 6 और 7 एक ही साथ बना दिए दोनों केस, ये आपको समझना है। ये है मिस्टर वोमू, ये है मिस्टर वोमू, यानी कि वी का मतलब वीआरएस वाले वोमू है। मिस्टर वोमू जो है 1/1/1995 में इनकी सैलरी 6,000 है, यहां पर 1/1/1999 को 10,000, 1/1/2007 को 35, 50 और इस तरह से आप देख रहे हैं। अगर मिस्टर वोमू ने वीआरएस यहां ले लिया, अगर मिस्टर वोमू ने वीआरएस यहां ले लिया इस पॉइंट पर, यानी कि 1/1/2014 पर, तो इसका मतलब क्या ये एलिजिबल है या नहीं हायर पेंशन स्कीम के लिए, ये आपको समझना है। सीरियल नंबर 5 की जो तीनों क्लॉज है, उस तीनों क्लॉज में ये बोला है कि इनकी जो जॉब है वो 1/9/2014 से पहले भी होनी चाहिए, 1/9/2014 पर भी होनी चाहिए, और 1/9/2014 के बाद भी होनी चाहिए। इसका मतलब इन्होंने तो वीआरएस यहीं ले लिया। जब इन्होंने यहां पर वीआरएस ले लिया 1/9/2014 से पहले, तो इसका मतलब ये पेंशन स्कीम से एग्जिट हो गए। जब ये पेंशन स्कीम से एग्जिट हो गए तो ये एलिजिबल नहीं है। अब आपको ये समझना है, ये जरूरी नहीं है यही हो, ये यहां भी हो सकते हैं, यहां भी हो सकते हैं, कहीं भी हो सकते हैं। अगर 1/9/2014 से पहले कहीं भी है और इन्होंने वीआरएस ले लिया या डेथ हो जाए तो ये हायर पेंशन स्कीम के लिए एलिजिबल नहीं है। उम्मीद करता हूं आपको केस नंबर 6 समझ में आ गया। अब केस नंबर 7 पर चलते हैं। यहां अब मान लो इन्होंने वीआरएस लिया 31/12/2021 में। जब इन्होंने यहां वीआरएस लिया तो देखो इनकी जो पीएफ कट रही थी वो हायर सैलरी पर ही कट रही है। इनका जो पीएफ का डिडक्शन हो रहा है 12% किसके ऊपर हो रहा है? 6,000 पर। यहां 12% किस पर हो रहा है? 10,000 पर, यहां 35,000 पर, यहां 50,000 पर। तो इसका मतलब इनका जो पीएफ का डिडक्शन हो रहा है वो हायर सैलरी पर हो रहा है, जो सीलिंग लिमिट थी उससे ज्यादा की सैलरी पर हो रहा है। इन्होंने जो वीआरएस ली वो 31/12/2021 को ली। इसका मतलब यह है 1/9/2014 से पहले ये जॉब पर है, 1/9/2014 में भी जॉब पर है, 1/9/2014 के बाद भी जॉब पर है। इसका मतलब मिस्टर वोमू जो है हायर पेंशन स्कीम के लिए एलिजिबल है। तो अब आपको मैंने केस जो है ये भी एक्सप्लेन कर दिया कि वीआरएस जब लेंगे तो किस कंडीशन में आप हायर पेंशन स्कीम के लिए एलिजिबल होंगे और हायर पेंशन स्कीम के लिए एलिजिबल नहीं होंगे। ये आपको मैंने सारे केस बता दिए। भाई मैंने आपको 7 केस बताए हैं, 7 केसों में बखूबी फिर से एक्सप्लेन किया है कि कब आपकी एलिजिबिलिटी होगी और कब एलिजिबिलिटी नहीं होगी। उम्मीद करता हूं इन 7 केस की मदद से आपको यह समझ में आ गया कि हाँ भाई अब आप निकाल सकते हो कि मैं एलिजिबल हूं या नहीं। वैसे तो अगर आपका कोई भी डाउट इसके बाद भी होता है तो वो वेलकम किया जाएगा, और उम्मीद करूंगा ना हो, अगर होगा तो वो वेलकम होगा और उसको मैं एक्सप्लेन करने की फिर से कोशिश करूंगा। अगर आपके डाउट सारे क्लियर हो जाते हैं इस वीडियो को देखने के बाद, तो मेरी आपसे ये गुजारिश है, अगर आपको इसकी एक्सेल शीट चाहिए तो आप टेलीग्राम पर जो है चैनल ज्वाइन कर लीजिएगा S2E इन्फो के नाम से, आपको वहां पर एक्सेल शीट मिल जाएगी। भाई मैं मेहनत कर रहा हूं, इस टाइप की जो वीडियोस हैं, जो इंफॉर्मेशन है मैं दे रहा हूं,
और इनको बिल्कुल यूनिक वे में आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूं। तो मेहनत लगती है, तो आपका मुझे सपोर्ट चाहिए भाई। वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करेंगे, लाइक करेंगे और चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलेंगे। अगर आप ये सारी चीजें करेंगे तो मुझे वो मोटिवेशन मिलेगा और मैं ऐसे ही धमाकेदार और धांसू वीडियो बनाता रहूंगा। तो चलिए मिलेंगे ऐसे ही धमाकेदार वीडियो में नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए गुड बाय, टाटा, टेक केयर, जय हिंद।